नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज़े ख़वातीन में। मैं हूँ रत्ना शुक्ला आनंद। हर साल अक्टूबर के महीने को ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस माह के रूप में मनाया जाता है ताकि इस बीमारी के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाई जा सके। दुनिया भर में हर साल लाखों महिलाएं ब्रेस्ट कैंसर की शिकार होती हैं। इनमें से कई ऐसी होती हैं जो सही समय पर इलाज नहीं मिलने के कारण जान से हाथ धो बैठती हैं। आज हम इसी विषय पर चर्चा करने के लिए आवाज़े ख़वातीन में जुड़े हैं कई विशेषज्ञों के साथ। हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हैं डॉक्टर एमसी मिश्रा, जो एम्स के पूर्व निदेशक हैं। साथ ही साथ हमारे साथ हैं डॉक्टर अनुराग श्रीवास्तव, जो एम्स के डिपार्टमेंट ऑफ सर्जरी के पूर्व प्रमुख हैं। डॉक्टर बीना रवि हैं, जो एम्स ऋषिकेश में रही हैं डिपार्टमेंट ऑफ सर्जरी में, और लेडी हार्डिंग कॉलेज में दिल्ली में भी रही डिपार्टमेंट ऑफ सर्जरी में। और साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ी हैं डॉक्टर नताशा ठाकुर, स्किम्स श्रीनगर से। आप सभी मेहमानों का स्वागत है आवाज़े ख़वातीन में। डॉक्टर मिश्रा, चर्चा की शुरुआत हम सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं कि एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 28 में से एक महिला को ब्रेस्ट कैंसर होने की आशंका है। शहरों में ये 20 में से एक को और ग्रामीण महिलाओं में 60 में से एक के लिए ये आशंका जताई गई है। क्योंकि आप बहुत लंबे समय तक ऐसे मरीजों को देखते रहे हैं, तो भारत में ये मैग्नीट्यूड क्या है? ये प्रश्न आपने किससे किया रत्ना जी? सर, आपसे किया है मैंने। ओके। आपका ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर हम भारत के परिवेश में देखते हैं स्तन कैंसर को, तो हम लोग पिछले 40 वर्षों से जुड़े हुए हैं स्तन कैंसर के मैनेजमेंट में। कैसे, तो उसमें जो अनुपात है भारत में, पहले महिलाओं में सर्विक्स का कैंसर सबसे ज्यादा होता था, लेकिन अब स्तन कैंसर ने उसको पीछे छोड़ दिया है। और आज हमारे, चाहे हम गांव देखें, रूरल एरियाज, या शहर देखें, अर्बन एरियाज, स्तन कैंसर एक नंबर 1 कैंसर के रूप में महिलाओं में उभर के आया है सामने। और इसका अनुपात बढ़ ही रहा है साल दर साल। और हम जो आपने बताए थे अपने आंकड़े कि 28 प्रति लाख महिलाओं में होता है, तो इसका अनुपात हमारे राज्यों, विभिन्न राज्यों में अलग अलग है। जैसे गुजरात में थोड़ा कम है, दिल्ली में अधिक है। तो गुजरात में जो हमारी पॉपुलेशन बेस्ड कैंसर रजिस्ट्री है ICMR की, उसके अनुसार 15 से 30 या 33 रेंज करता है ये भारत में अभी। और अगर हम पश्चिमी देशों से तुलना करते हैं, तो अभी हमारी स्थिति उतनी खराब नहीं है। जैसे आपने भी बताया कि 22 महिलाओं में से एक में हो सकता है लाइफ टाइम रिस्क, 30 में से एक में हो सकता है, या हमारे गांव 8 में से एक में हो सकता है। इसी को अगर आप पश्चिमी देशों से तुलना करें, तो पश्चिमी देशों में 150 से 200 महिलाओं में होता है 1 लाख में से। और 8 में से एक महिला में लाइफ टाइम रिस्क रहती है। और उसके अपने कारण हैं, जो आगे आपको डॉक्टर नताशा, डॉक्टर अनुराग और डॉक्टर बीना बताएंगी। तो हम लोगों का सबका प्रयत्न ये है, और मतलब इसमें मैं समझता हूँ ये हवन है, और इसमें सबकी आहुति पड़ना आवश्यक है, प्रत्येक नागरिक की भी, और जो हम लोग जुड़े हुए हैं स्तन कैंसर के इलाज से उनका भी। तो जितना हम लोग करेंगे उतना ही कम है। हमारे देश के लिए, बड़ा देश है, हमारी जनसंख्या अधिक है। और दूसरी बात जो भारत में महत्वपूर्ण है कि सबको एक समान इलाज नहीं मिल पाता है, सबको एक्सेस नहीं है जो स्वास्थ्य की, और अफोर्डेबिलिटी का बहुत बड़ा एक प्रश्न आ जाता है। जैसे मैं उदाहरण दूं, मैं जिस हॉस्पिटल में आजकल ग्रेटर नोएडा जाता हूं, वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का अस्पताल है। और मैं ऐसे ही बात कर रहा था वहाँ पे एक पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट से कि तुम 2.5 साल करीब हो गए उस छात्रा को, और 2.5 साल में मैंने बोला कितने ब्रेस्ट कैंसर के कितने रोगी आपने देखे होंगे या मैनेज किए हैं आपकी यूनिट में? तो उसने कहा 6। और उसी प्रकार से अगर आप एम्स में, जहाँ डॉक्टर अनुराग थे या डॉक्टर बीना रवि थी एम्स ऋषिकेश में, या आप टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में देखिए, 150 प्रति हफ्ते होते हैं वहाँ पे ऑपरेशन। डॉक्टर अनुराग वहाँ रहे हैं, 150 से 200 ऑपरेशन प्रति हफ्ता होता है वहाँ पे।
जी। हम लोगों के एम्स में भी हम लोग काफ़ी बड़ी संख्या में ट्रीटमेंट करते थे, क्योंकि अधिकतर रोगी जो स्तन कैंसर के या और बीमारियों के भी जो प्राइवेट हेल्थ केयर को अफोर्ड नहीं कर पाते, वो पैसे की वजह से, और उसमें इलाज महंगा भी है। आज जिस तरह के इलाज स्तन कैंसर में आ गए हैं, जो हम समझते हैं कि वो उसमें टारगेटेड थेरेपीज आ गई हैं, नई नई कीमोथेरेपी आ गई है, वो महंगी होती हैं। इवन रेडियोथेरेपी भी प्राइवेट में अगर कराएं तो महंगा पड़ता है। तो इसलिए आयुष्मान भारत आया है, उससे मदद हो रही है लोगों की, और मैं समझता हूँ आगे आने वाले समय में वो भी एक बड़ा हम लोगों के लिए वो अच्छा साधन एक रहेगा लोगों के लिए, जी। इससे सपोर्ट हो जाएगी ट्रीटमेंट में। और इसमें हमारे यहाँ 1 दशक पहले होता है कोई भी कैंसर, उसमें स्तन कैंसर भी शामिल है। और मैंने तो 12 साल की वर्ष की बच्ची में भी देखा है स्तन कैंसर, तो आप समझ सकते हैं। जुवेनाइल। वो कॉमन नहीं जी। है, वो बहुत रेयर होता है, लेकिन होता है, हो जाता जी। है। तो किसी भी अवस्था में हमको कोई भी गांठ अगर छाती में आती है, तो उसको जांच कराना बहुत आवश्यक है, जिससे हम जल्दी से जल्दी उसको पकड़ें। और इस विषय में मैं समझता हूँ कि प्रोफेसर अनुराग श्रीवास्तव, प्रोफेसर दीना रवि और जी। नताशा आपको और अच्छे विस्तार से बताएंगे। आंकड़े बताते हैं कि केरल के अलावा मिजोरम, हरियाणा, दिल्ली, कर्नाटक, इन सभी राज्यों में ब्रेस्ट कैंसर के मरीज ज्यादा हैं। इसकी वजह क्या है? मैं ये मानता हूँ कि दिल्ली में तो कई बार जो हम लोग की एक रजिस्ट्री है आईसीएमआर की, और चूंकि रेफरल बहुत आता है दिल्ली दूसरे राज्यों से, जी। उस वजह से भी अनुपात दिल्ली में अधिक पाया जाता है। और उसके अलावा दिल्ली बिल्कुल एक मेट्रोपॉलिटन सिटी जिसको कहते हैं, राज्य है। वहाँ पे जो भी महिलाओं में रिस्क फैक्टर्स होते हैं, अब जी। जैसे ओबेसिटी एक रिस्क फैक्टर है, एज रिलेटेड रिस्क फैक्टर है, नली पैरिटी एक रिस्क फैक्टर है, या हम कहते हैं कि भाई एज एट जब महीना शुरू हुआ होना और कब तक महीना बंद हुआ, उसके बीच में अगर गैप ज्यादा है तो रिस्क बढ़ जाती है। और इसके अलावा शहरों में आजकल महिलाएं विवाह जल्दी नहीं करती, बच्चा जल्दी नहीं होता है, तो एज एट फर्स्ट चाइल्ड बर्थ भी एक रिस्क फैक्टर हो जाता है। अगर वो 30 वर्ष से अधिक है, या बच्चे हुए ही नहीं 40 वर्ष तक, वो भी एक रिस्क फैक्टर स्तन कैंसर का बहुत महत्वपूर्ण रिस्क फैक्टर हो जाता है। जी। और इसके अलावा कई बार लोग कॉन्ट्रासेप्शन भी ले लेते हैं, पिल्स ले लेते हैं हार्मोन की, तो उससे भी थोड़ा सा इंक्रीज, बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं होता है, लेकिन थोड़ा इंक्रीमेंट उससे भी होता है। फिर व्यायाम नहीं हो कर पाते हैं लोग, फिजिकल एक्टिविटी शहरों में बहुत न्यूनतम हो गई है, जी। महिलाओं में भी पुरुषों में भी। उसके जो दुष्परिणाम है वो कैंसर के रूप में भी आगे आते हैं, वो और स्वास्थ्य के जो हमारे हार्ट डिजीज हैं उसमें भी आगे आते हैं वो, और ये सब जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। तो जी। इसलिए ये हो सकता है केरला में, हालांकि केरला तो बहुत लिटरेट स्टेट है, तो वहाँ इस यही कारण हो सकते हैं वहाँ पे भी, और यही मिजोरम में भी, क्योंकि लिटरेसी रेट वहाँ पे भी अच्छा है, केरल का भी अच्छा है। तो वहाँ पे भी लोग ये सब जो शहरीकरण के जो दुष्परिणाम है, वो हम लोगों को अब उनको उसका सामना करना पड़ेगा। और जी। हर हर जो हमारे दिनचर्या होती है, जीवनचर्या होती है, उसका कुछ अच्छे परिणाम होते हैं, कुछ दुष्परिणाम होते हैं। तो ये जो आज आधुनिक जो जीवनचर्या है, उसका ये दुष्परिणाम है हम सबके लिए, कि हम सब पॉल्यूशन है, ये सब रिस्क फैक्टर में। मैं आप सबसे इजाजत चाहूंगा, मैं लॉग आउट कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे एक दूसरे प्रोग्राम से जुड़ना है। जी। मैं इसलिए आप सबके क्षमा मांगते हुए, और जी। 3 बहुत अच्छे ज्ञानी लोग आपके साथ हैं, वो आपको आगे ले जाएंगे। डॉक्टर अनुराग, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपने कई मरीजों को देखा है, आप सर्जरी में रहे हैं, किस तरह के इलाज उपलब्ध हैं ब्रेस्ट कैंसर के जो मरीजों के लिए? जी नमस्कार। तो ब्रेस्ट कैंसर का इलाज कई टीम अप्रोच होता है, उसमें कई प्रकार की विधियां उपयोग में लाई जाती हैं। ऑपरेशन यानी सर्जरी, तो जो गांठ है ट्यूमर की स्तन में, उसको निकाल देते हैं। अगर छोटी गांठ है तो उसे गांठ को निकालते हैं, उसको लंपेक्टमी कहते हैं। और बाकी शेष ब्रेस्ट बचा लिया जाता है, इनकी ब्रेस्ट को प्रिजर्व कर लेते हैं हम लोग। और अगर बड़ी गांठ है तो पूरे स्तन को निकालना होता है, जिसके मैस्टेक्टमी कहते हैं, स्तन को पूरा निकालना।
जी। और इसके पश्चात हम लोग कुछ दवाएं देते हैं, केमिकल्स देते हैं। केमिकल्स द्वारा कैंसर के इलाज को कीमोथेरेपी कहते हैं, कीमोथेरेपी। और अगर बड़ी गांठ है या गिल्टियों में फैल गया है, कुछ विशेष प्रकार की गांठें, उसमें रेडियोथेरेपी यानी विकिरण की किरणें दी जाती हैं, उसको रेडियोथेरेपी कहते हैं। तो अधिकांश मरीजों में सर्जरी, रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी तीनों के एक सम्मिश्रण को एक टीम अप्रोच के द्वारा यूज करते हैं हम लोग। और ये निर्णय कि पहले क्या करना है, ये एक टीम डिसाइड करती है, उसको मल्टी डिसिप्लिनरी टीम MDT बोलते हैं, जिसमें सर्जन, रेडियोथेरेपिस्ट, कीमोथेरेपिस्ट, पैथोलॉजिस्ट, रेडियोलॉजिस्ट, ये जो एक्सरे, मैमोग्राम आदि करते हैं। और पहले कीमोथेरेपी दी जाए तो पेशेंट जो हमारे पास कीमोथेरेपी दी जाती है, उसकी गांठ छोटी हो जाती है तो उसको अगर छोटी गांठ है तो पहले सर्जरी करते हैं, दी जाती है। और साथ साथ नई दवाएं आ गई हैं, क्योंकि काफी रिसर्च हो रहा है, शोध हो रहा है। इस कैंसर पाश्चात्य देशों में सबसे अधिक पाने वाला कैंसर है, और मैं बहुत अधिक रिसर्च हो रही है। उस रिसर्च के द्वारा ये नई नई ड्रग्स, जैसे कि टारगेटेड मिसाइल है, जैसे सर्जिकल थी ना अभी, स्पेशल टारगेट करके हम लोग उस दवा को देते हैं। वो टारगेटेड मिसाइल के रूप में टारगेटेड थेरेपी कहलाती है। हार्मोथेरेपी भी देते हैं, क्योंकि कैंसर ऐसा होता है जो कि हार्मोन सेंसिटिव होता है, यानी कि ईस्ट्रोजन जो फीमेल हार्मोन होता है, तो उस फीमेल हार्मोन में वो, जैसे पौधे में खाद डालते हैं आप तो तेजी से बढ़ता है, यूरिया खाद डाल दें जैसे पौधे में, तो उसी प्रकार से अगर ईस्ट्रोजन दिया जाए तो वो ट्यूमर सेल्स तेजी से बढ़ते हैं। तो ईस्ट्रोजन का एक एंटीडोट होता है, विपरीत होता है उसका, उसको एंटी ईस्ट्रोजन थेरेपी कहते हैं, हार्मोन थेरेपी, तो वो दी जाती है। तो इस तरह से एक टीम अप्रोच होती है, कई प्रकार की विधियां यूज करी जाती हैं। जी जी। आमतौर पर आपके पास किस स्टेज के मरीज आते हैं? तो भारत में अधिकांश अस्पतालों में करीब 50 से 60% यानी अधिकांश, हाफ से ज्यादा, आधे से ज्यादा मरीज एडवांस स्टेज में आते हैं, जिसमें ट्यूमर काफी बड़ा हो चुका होता है, 2 इंच से ज्यादा, या वो त्वचा में घाव पैदा कर देता है, अल्सर हो जाता है, या वो गिल्टियों में और शरीर के अन्य स्थानों में फैल चुका होता है। तो ये दुख का विषय है, क्योंकि हमारे देश में स्तन के स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता यानी कि सेल्फ ब्रेस्ट अवेयरनेस का अभाव है। और ये सिर्फ गरीब तबके की, सिर्फ किसान, मजदूर आदि की महिलाओं में नहीं, ये कि प्रोफेसर्स में देखा गया, IAS ऑफिसर में देखा गया कि अवेयरनेस कम है, या अवेयरनेस है तो उसके प्रति वो जागरूक नहीं रहती हैं, उसके प्रति वो एक विशेष ध्यान नहीं देती हैं, तो वो इग्नोर करती हैं उसको। तो ये भी एक दुख का विषय है, सोच का विषय है। जी 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 जी। डॉक्टर नताशा, आपसे जानना चाहेंगे कि वो लक्षण कौन से हैं जिनको शुरुआती दौर में ही पहचाना जा सके? ये लोगों के भीतर किस तरह से जागरूकता लाई जाए ताकि वो जल्द से जल्द पहचाने? जैसे डॉक्टर अनुराग ने बताया कि बहुत ही एडवांस स्टेज में जो है वो मरीज पहुंचते हैं, तब तक संभावनाएं शायद काफी कम हो जाती हैं इलाज की। जैसे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, उनको पहले देखना चाहिए कोई स्वेलिंग अगर ब्रेस्ट में आए, और स्वेलिंग जो दर्द नहीं करे। सडनली वो पेशेंट्स एक्चुअली बहुत मिस टाइम नहीं आते हैं हॉस्पिटल, कहते हैं कि स्वेलिंग तो थी मगर क्या दर्द नहीं करता, तो हम हॉस्पिटल में नहीं आ सका, क्या करना था आगे। तो द स्वेलिंग जो गिठली है जो दर्द नहीं करे, सबसे पहले डॉक्टर के पास आना चाहिए। अन्य पर जो डिस्चार्ज कर रहा हो, रेड ब्लड डी डिस्चार्ज जिसको हम बोलते हैं, अन्य पर जो पॉइंट के बदले अंदर चले गया और सडनली, वो पेशेंट उनको आना चाहिए। और निपल एक्सप्लोरेशन या रेड कलर ब्रेस्ट हो जाए, निपल आर्म्स के अंदर, जो आर्म पेट के अंदर हम बोलते हैं, वो वहां अगर कोई एकदम सडनली कोई स्वेलिंग आ गई हो, या कोई पेशेंट नॉट ओनली के जो ओल्ड एज का, प्रेग्नेंट फीमेल्स तो आते हैं, समटाइम कहते हैं हमें एब्सेस हो गया, सो ऑलवेज रिमेंबर उनमें भी चांसेस होती हैं कि ब्रेस्ट कैंसर हो जाए। और अगर कोई फीमेल है, लंप आ गया उसके अंदर एंड वो फीड भी कर रही हो, तो maybe we should not take it lightly. So any lump in the breast, जो भी कोई swelling हो, nipple discharge, a spontaneous discharge from a nipple, a bloody discharge, these are the things which a patient should come to the doctor, not delay her time, wasting her time just waiting खुद हो जाएगा ठीक, ऐसे बहुत होता है यहाँ, patients delay करते हैं, then they come to the doctor.
जी। or any कश्मीर change में in the कितने size मामले of the हैं? breast. हम्म। चूंकि आप कश्मीर में हैं, काफी इंक्रीज हो वहाँ गया, पहले कितने मामले नंबर आते सेकंड हैं? पे जी बहुत सारे, बिकॉज पहले ऐसा अवेयर शायद नहीं थी, एंड नाउ बिकॉज एवरीबडी एवरीवन और दूसरे लाइक सुन के भी लोग हॉस्पिटल पहुंच रही हैं फीमेल्स, so it is increasing in number. Now the second most breast cancer in our institute in Medina. जी। हमारे पहले इतना अवेयरनेस नहीं थी, ब्रेस्ट नहीं था, तो अब बहुत पेशेंट्स इसी से अवेयर हो रही हैं एंड फिर वो हॉस्पिटल आ रही हैं. इट्स इंक्रीजिंग इन नंबर, बट द सेकंड मोस्ट कैंसर इन यूथ नाउ. जी। डॉक्टर बीना, आपसे जानना चाहेंगे कि आपने तो काफ़ी विस्तार से इसके ऊपर एक पूरा अपना प्रेजेंटेशन भी तैयार किया हुआ है। आप किस तरह की सलाह देना चाहेंगी महिलाओं को, किस उम्र से उनको ख्याल रखना चाहिए? क्योंकि जैसे डॉक्टर मिश्रा ने बताया हमें कि 12 साल की एक बच्ची में भी ये मामला देखा गया, यानी जुवेनाइल ब्रेस्ट कैंसर का मामला दिखा। तो किस उम्र से ये ज़रूरी है? वो कौन से लक्षण हैं? क्या अगर कुछ बिनाइन गांठें हैं, क्या वो भी मैलिग्नेंट हो सकती हैं? ये सब थोड़ा विस्तार से बताएं। नॉर्मली जो हम महिलाओं को बताते हैं, वो बताते हैं जब आपकी माहवारी शुरू हो उसके बाद से आपको अपने ब्रेस्ट की जांच छाती की हर महीने करनी है, पूरी खत्म होने की 4 दिन के या 5 दिन के बाद से। रही बात बहुत छोटे बच्चे की, 11 साल की लड़की की या और भी छोटे बच्चों की जो 5 दिन के डेवलपमेंट शुरू होता है, तो उस वक्त वो बच्चियां तो इतना नहीं बताती हैं, लेकिन उनकी मदर बता सकती हैं। छोटी सी गांठ है या दर्द हो रहा है कपड़ा बदलने में या बाथ लेने में, नहाते समय तकलीफ होती है। लेकिन जो बड़े लोग हो जाते हैं 15, 16, 17 माहवारी के बाद, तब तो आपको हर महीने करनी चाहिए जांच, बिना उसके काम नहीं चलेगा हर लेडी को जब तक कि वो जीवित है, क्योंकि ये कैंसर कभी भी आ सकता है। जैसे डॉक्टर मिश्रा ने भी बताया था कि अगर आप देखें विदेश के मुकाबले, वहां पे पोस्ट मीनोपॉजल कैंसर ज्यादा होता है, पोस्ट मीनोपॉजल लेडीज में ज्यादा देखा जाता है। कुछ हमारे यहाँ का ट्रेंड अलग है। यहाँ पर मैंने जितना भी अपने एक्सपीरियंस में देखा है पिछले 40 साल में, कि ये 30 से लेके 35 और 40 इयर्स की एज में लेडीज को कैंसर आ रहा है। एल्डरली में भी है, लेकिन हमारे यहाँ भारत देश में यंग लेडीज में कैंसर आ रहा है, और इसका कारण हम लोग अभी बहुत ज्यादा अच्छी तरह तो नहीं बता पाए हैं। यहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ जो हमारा खान पान है, एक तो वो जिम्मेदार है। हम हमेशा विदेशी खाने को ही दोष क्यों दें? हमारे यहाँ भी हम लोग बहुत ज्यादा फैट खाते हैं, हमारे यहाँ मोटापा बहुत ज्यादा है, हमारे यहाँ लड़कियों का माहवारी बहुत जल्दी आ जाती है 15-16 साल पे। उसका एक कारण तो मुझे ये भी लगता है कि जो हम लोग के जो फैट इंटेक है और जो मिल्क का इंटेक है, जिसमें कि जो दूध है, एक सवाल आपने पूछा था हरियाणा में अगर आप कभी रहे हो, मैंने बहुत साल बिताए हैं वहाँ, 10 साल करीब। वहां पर जो मिल्क होता है, दूध है, दैट इज लेस्ड विद हार्मोन, फीमेल हार्मोन्स। वो जो गायों को और भैंसों को, एनिमल्स को लगाते हैं, दैट ऑल गोज इन ह्यूमन बॉडी। जी। ऑक्सीटोसिन भी बहुत तरह के लगाए जाते हैं, बहुत, इसलिए ऑक्सीटोसिन इज जस्ट वन, उसके अलावा भी बहुत लगाते हैं। तो जो लड़कियां हैं वो बहुत जल्दी ग्रो करती हैं, उनका बॉडी स्ट्रक्चर बढ़ जाता है और उनके अंदर हार्मोन का इफेक्ट आने लगता है, तो जल्दी माहवारी होती है। अब जितनी जल्दी माहवारी होगी और जितनी देर तक जाएगी माहवारी, वो बीच का पीरियड प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन जो हार्मोन है, उनके अटैक के लिए बहुत ज्यादा हो जाता है बॉडी में। तो बच्चियों में बहुत जल्दी ही इन सब चीजों की प्रॉब्लम बढ़ती है। दूसरी प्रॉब्लम है, हमारे यहाँ जब से हार्मोन देने शुरू किए हैं, इंजेक्ट करने शुरू किए लेडीज को इन द फॉर्म ऑफ पिल्स या इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस, वो स्लोली बॉडी में जाते रहते हैं। बहुत बार मैंने भी कोशिश की है कि जब भी ये लोग इंट्रायूट्राइन डिवाइस लगाएं स्टॉपिंग प्रेगनेंसी और फॉर स्टॉपिंग पेरीमेनोपॉजल ब्लीडिंग, एक बार मैमोग्राम करा लें और उसके थेरेपी बंद होने के बाद 5 साल बाद जब भी हटाएं उसको। But somehow people don't understand the implications of putting hormone inside the body. और ये बहुत सारे इनके बहुत से डिवाइसेस हैं, यूएस में फाइजर एक कंपनी है वो बनाती है, और ब्लाइंडली हम लोग फॉलो करते हैं, स्पेशली गायनेकोलॉजी में। तो आपको इससे भी मिल रहा है, प्लस प्लास्टिक लेस आपकी कॉस्मेटिक्स हैं, लिपस्टिक्स हैं, मेकअप किट्स हैं, आपके पानी में प्लास्टिक है, आपके प्लासेंटा में प्लास्टिक, माइक्रो प्लास्टिक आ गए हैं, आपके फूड में, एनिमल्स में, फिश में, यू कैनॉट बी सेव। इसको हम लोग बोलते हैं अलग से जो ईस्ट्रोजन, एक्स्ट्रा ईस्ट्रोजन आ रहा है बॉडी में, दे आर ऑल रिस्पॉन्सिबल। यहाँ ही नहीं, सारी दुनिया में, इसीलिए इसका इंसिडेंस भी बढ़ रहा है।
तो हम लोगों को बहुत सी चीजों के ऊपर रोकथाम भी करनी होगी और सोचना होगा, समझना होगा, क्योंकि अगर यही बात है तो हम लोग अब इसमें बुरी तरह फंस चुके हैं। सर्विक्स तो कंट्रोल कर लिया है, बट वी आर वेटिंग फॉर अ वैक्सीन विच कैन हेल्प ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट्स ऑल्सो। और उम्मीद मुझे जी। है कि आगे mRNA वैक्सीन या DNA वैक्सीन तो शायद इसमें हम लोग की मदद हो पाएगी। लेकिन जहां तक इस महीने में अर्ली डिटेक्शन अवेयरनेस की सवाल है, उसका तो फिर यही है कि हम लोग को मास एजुकेशन करना है। कॉलेज में, अपने हॉस्पिटल्स में हर लेडी को, चाहे वो सफाई वाला हो, चाहे वो टॉप लेवल का एग्जीक्यूटिव हो, सबको बैठ के समझाना है, क्योंकि ये चीजें स्कूल्स में नहीं पढ़ाई जाती हैं। आपकी जी। मदद जी। बढ़ा सकते हैं, इसकी बहुत जरूरत है। जी। डॉक्टर अनुराग आपसे जानना चाहेंगे, डॉक्टर बीना ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि आईयूसीडी जो लगाए जाते हैं, खास तौर से जो मेडिकेटेड हैं एक्सेसिव ब्लीडिंग को रोकने के लिए, तो क्या कभी इसके ऊपर कोई और हमारे पास इसका कोई विकल्प नहीं है? क्योंकि वो एक ही तरीका माना जाता है, क्योंकि उसके लिए जो दवाएं दी जाती हैं फिर उसका लिवर पर असर होता है, तो ये सारी चीजें हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक तरह की थेरेपी दूसरी तरह की परेशानी को बढ़ा रही है। दूसरा सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी कि जो आनुवंशिक क्या ये होता है कुछ अगर परिवारों में है, तो इसके लिए पहले से क्या प्रिकॉशन लिए जा सकते हैं? क्या कोई ऐसे टेस्ट हैं जो लगातार कराते रहना चाहिए जिनकी फैमिली में ब्रेस्ट कैंसर की हिस्ट्री है? जी जी। तो जिन परिवारों में माँ, नानी, मौसी, बड़ी बहन, बुआ या दादी, पिताजी की तरफ से भी, पिताजी की माँ या बहन और माँ की खाला, आपा या बड़ी सिस्टर, किसी को भी अगर कैंसर हुआ है तो उन महिलाओं में स्तन कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। इसके अतिरिक्त कुछ कैंसर परिवार में चलते हैं, वो स्तन कैंसर ना हो, बच्चेदानी के कैंसर हो, ओवरी का कैंसर हो, बड़ी आंत का कैंसर हो, हड्डियों का कैंसर हो। कुछ परिवार होते हैं जो कैंसर फैमिली जिसे हम लोग कहते हैं, तो फैमिलियल कैंसर हो सकते हैं, और वो फैमिलियल जेनेटिक भी होते हैं। और अगर कोई जीन टेस्ट हमने करा है और जीन के स्पेशलिस्ट होते हैं, उनको जेनेटिक काउंसलर कहते हैं, तो हम लोग उनको ऐसे काउंसलर विशेषज्ञ के पास भेजते हैं जिन परिवारों में महिलाओं में कैंसर हो रहा है, परिवार के दूसरे जनों में, तो उनको फिर वो डिटेल उनकी हिस्ट्री लेते हैं, देखते हैं कि फादर साइड में किसको हुआ, मदर साइड में किसको हुआ, आदि आदि, उनको भाई बहनों में। उसके अनुसार फिर वो कुछ जेनेटिक टेस्टिंग करते हैं। आपके सलाइवा यानी लार से कर सकते हैं या ब्लड से कर सकते हैं। तो उन टेस्टिंग के आधार पे करीब 25 जीन ऐसे पाए गए हैं जो अगर एक्टिवेटेड हो, म्यूटेशन कहते हैं हम लोग साइंस की भाषा में, अगर वो जीन म्यूटेशन के रूप में है तो किसी भी महिला का या पुरुष का भी स्तन कैंसर होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। तो जैसे आपने ब्रैका जीन सुना होगा, हॉलीवुड एक्ट्रेस है एंजेलिना जोली जी, तो उनको, उनकी माता जी को ओवेरियन कैंसर हुआ तो उन्होंने अपना टेस्ट कराया, उसमें BRCA1 जीन पाया गया। उनको कोई कैंसर नहीं था, लेकिन उन्होंने स्तन कैंसर से बचाव के लिए प्रिवेंटिव अपनी मेस्टेक्टमी करा ली, दोनों स्तन दोनों निकलवा दिए प्लास्टिक सर्जरी के द्वारा। बाहर से नहीं पता चलता कि ऑपरेशन हुआ। तो इसको कहते हैं BRCA, ब्रैका जीन, तो कैंसर से संबंधित, ब्रेस्ट कैंसर से संबंधित जीन। फिर उसी जीन से ओवेरियन कैंसर की संभावना बढ़ जाती है। तो अभी आपने सुना होगा पिछले वर्ष उन्होंने अपनी ओवरीज भी निकलवा ली, प्रिवेंटिव, अगेन प्रिवेंटिव। तो ये आनुवांशिक कैंसर है जो जीन के द्वारा पिता या माता से बच्चे को पहुंचते हैं, और पुरुष में भी महिलाओं में, दोनों में इससे हो सकता है। इन जीन के प्रभाव कई अंगों में होते हैं, स्तन में तो है ही, ओवरी में भी हो सकता है महिलाओं में, पुरुषों में प्रोस्टेट में हो सकता है, पैंक्रियाज में हो सकता है, और बड़ी आंतों में हो सकता है। कई अंगों में कैंसर होने की संभावना बढ़ती है। तो जिन परिवारों में ऐसा कोई कैंसर है उनको विशेष पहले काउंसलिंग करानी चाहिए जेनेटिक काउंसलर से। तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में न्यू दिल्ली में, और अब ऋषिकेश में भी मैडम कर रही हैं, और टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, ऐसे बड़े बड़े हॉस्पिटल में ये जेनेटिक काउंसलिंग की सुविधा है उपलब्ध। वहाँ जाके महिलाएं राय ले सकती हैं, और अगर उनको काउंसलर कहते हैं कि संभावना ज्यादा है तो उनको जेनेटिक टेस्टिंग करानी चाहिए, जीन का टेस्ट कराना चाहिए। लेकिन इसके बाद विकल्प क्या है फिर हमारे पास? यदि विकल्प है, बहुत अच्छा विकल्प है। आप उससे अगर जो जीन है आप में, तो आप उससे पूरा बच सकते हैं। प्रिवेंटिव ऑपरेशन है, प्रिवेंटिव दवाएं हैं कुछ ऐसी, और कुछ दवाएं डिटेल में तो हम फोन पे ऐसे नहीं बता सकते, लेकिन कई दवाएं हैं क्योंकि गलत उपयोग लोग कर सकते हैं। तो कुछ दवाएं हैं ऐसी जिनसे हम
इन आनुवंशिक कैंसर से बचाव कर सकते हैं। कुछ ऐसे सर्जिकल टेक्निक्स हैं जिनसे हम स्तन कैंसर का और ओवेरियन कैंसर का, दूसरे अंगों के कैंसर का प्रिवेंशन कर सकते हैं। जी इसका है जी डॉक्टर नताशा, आपसे जानना चाहेंगे, आपने कहा कि काफी मामले बढ़ रहे हैं, आप कश्मीर में ज्यादा मरीजों को देखती हैं, जम्मू कश्मीर के मरीजों को ज्यादा देखती हैं, जागरूकता के लिए आप लोग अभी क्या कर रहे हैं वहां पे? साथ ही साथ आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि क्या इस तरह की बात भी कही गई कि जो महिलाएं ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कराती या जिनकी देर से शादी होती है, उनमें क्या इस तरह के मामले ज्यादा देखे जाते हैं? यहाँ एक्चुअली बहुत देखा गया, एक्चुअली हमारी लाइफस्टाइल चेंज हो गई है, तो उसमें जो हम लोग पढ़ाई में बिजी हो जाते हैं, लेट मैरिजेस, बच्चे भी देर में करते हैं, उनमें भी काफी चांसेस है, देखा गया तो रिस्क फैक्टर कि ब्रेस्ट कैंसर इंक्रीज होता है उन लोगों में ज्यादा। तो एक सजेशन तो यही बोलेंगे बच्चे को जल्दी शादी कराओ, so do not delay और प्रेगनेंसी, अब जितनी जल्दी बच्चे हो जाए वो ज्यादा अच्छा है ब्रेस्ट कैंसर बचे, बिकॉज ईस्ट्रोजन एक्सपोजर कम हो जाता है। एंड जो आप वो पूछ रही थी कि यहाँ कश्मीर में क्या, बिकॉज वी हैव अवेयरनेस कैंप्स हम लोग लगाते हैं, बिकॉज ऑफ कोविड तो फिलहाल तो सब कुछ ठप ही हो गया था 2-3 साल से, बट हम लोग अवेयरनेस करते हैं, इनको समझाते हैं कि ब्रेस्ट। बट आजकल एक चीज नोटिस की गई है, एक से सुन के दूसरा सुन के लोग, लड़कियां और ये लेडीज अब अपना ब्रेस्ट एग्जामिनेशन स्टार्ट कर दिया उन लोगों ने भी, तो उनको लगता है ओके ठीक है, अगर कुछ स्वेलिंग है तो चलना चाहिए। मेरे ओपीडी में एक चीज ऐसे 80% जो फीमेल्स आर पेन लेके आती हैं, और आधी जो ऐसी होती है जिनको जरूरत है डॉक्टर की, वो बहुत लेट आती हैं। हमारे कश्मीर में भी और आई थिंक और हमारे इंडिया में फीमेल का प्रेजेंट, जो असली जो फीमेल्स है प्रेजेंटेशन इज वेरी लेट, बहुत देर में आती हैं, जब इट इज ऑलरेडी लाइक वो स्प्रेड हो जाता है। तो आई थिंक अभी बहुत टीवी के प्रोग्राम्स, रेडियो टॉक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। जी 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 डॉक्टर अनुराग, आपसे जानना चाहेंगे कि अभी हमारे यहाँ लोगों में जागरूकता की तो कमी है, लेकिन जैसे डॉक्टर नताशा ने बताया कि वहाँ पर महिलाओं ने आना शुरू कर दिया है, वो क्या तरीके हो सकते हैं, वो क्या बेहतर तरीके हो सकते हैं ताकि बहुत कम उम्र में ही लोगों के भीतर से जो है वो एक तरह की जो हिचक होती है वो हटाई जा सके और बिल्कुल साफ तौर पर वैज्ञानिक तरीके से उन्हें बताया जा सके कि इससे बचाव के लिए आपको ये करना है, हमें किस तरह के अवेयरनेस प्रोग्राम चलाने चाहिए? जी, तो हमारे पाठ्यक्रम में हमारे करीब क्लास 8 से हम बच्चों को सिखा सकते हैं। उनके पाठ्यक्रम में ये नेशनल जो एजुकेशन बोर्ड है उसके माध्यम से, सीबीएसई से और सभी स्कूलों में क्लास 8 ऑनवर्ड्स एक तो एजुकेशन बढ़ा सकते हैं हम। उनको रेगुलर प्रोग्राम दिखाएं, टीवी जैसे आप दिखा रही हैं, तो रेगुलर पाठ्यक्रम में उनके ये दिखाया जाए, कॉमन कैंसर्स के बारे में बताया जाए, उससे वार्निंग 7 वार्निंग साइन जैसे हम कहते हैं उनके बारे में बताया जाए। कोई भी गांठ गिल्टी हो उसको चेकअप कराएं, कहीं से ब्लीडिंग हो, वजन कम हो रहा हो, भूख कम हो रही हो, कोई घाव नहीं ठीक हो रहा हो तो उनको तुरंत चेकअप कराएं। उसके अतिरिक्त जितने भी मीडिया है, सोशल मीडिया है, रेडियो, टीवी, मैगजीन, अखबार, सब के जरिए हम समय समय पे उनको ये हम अवगत कराते रहे, सूचित करते रहे कि भाई देखिए इस बीमारी से बचना है, अब ये बीमारी तेजी से बढ़ रही है और हम सब मिल के इसका बचाव भी कर सकते हैं, और यदि हो गई हो बीमारी तो हम इससे बहुत अधिक क्योर भी हो सकते हैं अगर प्रारंभिक रूप में अर्ली स्टेज में देखा जाए। जैसे कि अगर 1 सेंटीमीटर की गांठ हो, यानी कि आधा इंच से छोटी, तो हम उसका पूरा क्योर कर सकते हैं, लेकिन अगर बड़ी गांठ हो जाती है तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है। नहीं रे, आजकल जो मॉडर्न गायनिकोलॉजिस्ट भी हैं वो भी अवेयर हैं काफी, उनको पता है कि देखिए पहले जैसे एक हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी होता था, HRT कहते हैं, जैसे ही पीरियड बंद होता था तो करीब 45 से 55 के बीच में जब पीरियड समाप्त हो रहे हैं, पेरीमेनोपॉजल या पोस्टमेनो, तो कुछ महिलाओं में चिड़चिड़ापन होना, हॉट फ्लैशेस, एकदम से गुस्सा आ जाना और इस तरह के कुछ परिवर्तन होते थे जिनको हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी के जरिए ठीक कंट्रोल किया जाता है। तो अब गायनिकोलॉजिस्ट को भी पता है कि वो हार्मोन रिप्लेसमेंट है इस प्रकार दिया जाए जिससे कि कैंसर की संभावना न बढ़े, जैसे कि लो डोज ईस्ट्रोजन दिया जाए या कॉम्बिनेशन हाई डोज पिल न दी जाए, हार्मोन हॉलीडे दी जाए, 3 महीने दिया फिर 3 महीने गैप, 3 महीने दिया 3 महीने गैप, रेगुलर ना दिया जाए। क्योंकि ये देखा गया अगर रेगुलर
10 साल तक रेगुलर हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी दिया जाता है बाई कॉम्बिनेशन हाई डोज एस्ट्रोजन, तभी कैंसर का रिस्क बढ़ता है। और मामूली कुछ महीने तक दिया है उससे नहीं बढ़ता है। और इसी प्रकार जो आप डिवाइस वगैरह कह रही है, कॉन्ट्रासेप्टिव वगैरह भी, उस समय भी अगर मॉडर्न मेथड से किया जाए तो उसकी जब संभावना ज्यादा नहीं है। जी जी। अब आखिरी सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगी डॉक्टर बीना, अगर आप तक आवाज मेरी पहुंच रही है तो आप इसका जवाब देने का प्रयास करें कि जो पिंक मंथ हम मनाते हैं, अक्टूबर का महीना जो है वो जो अवेयरनेस वीक मंथ के तौर पर मनाया जाता है, उससे कितना फर्क पड़ा है, और या हमें और ज्यादा जो है वो बहुत तेजी से इसके ऊपर हमें काम करने की जरूरत है? आप अपना सवाल रिपीट करेंगे मैडम? आई कैन नॉट हियर यू। जी मैम, मैं बता देता हूँ, कुछ जी कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है। तो देखिए, अब बहुत फर्क अभी कम पड़ा है मैम, क्योंकि अभी पूरा डेटा देखिए, देश के हर प्रदेश का डेटा देखिए, तो हर जगह ब्रेस्ट कैंसर बढ़ रहा है। इसके माने कि जो हमने जागरूकता के लिए अभी तक जितने प्रयास करे हैं वो पूरे नहीं है, हमें काम और बाकी है, और वॉर फुटिंग में हमें काम करना है। जैसे हमने बोला कि पाठ्यक्रम में बढ़ाएं, रेगुलर टीचिंग करें, ट्रेनिंग करें, सोशल मीडिया करें, नुक्कड़ नाटक करें, टीवी में, दूरदर्शन में स्पेशल सीरियल लगाएं। सिर्फ सास बहू के सीरियल ही क्यों दिखाए जाएं? स्तन कैंसर के सीरियल दिखाइए, मुंह के कैंसर के सीरियल दिखाइए, गायनी सर्विक्स कैंसर के सीरियल दिखाइए, इसमें ही बनाया जा सकता है। और साथ साथ हमें अपनी जीवन शैली परिवर्तन करनी होगी, खान पान, टोबैको, अल्कोहल आदि कम करना होगा, पिज्जा, नूडल्स, बर्गर बहुत कम करने होंगे, रेगुलर एक्सरसाइज बढ़ानी होगी। ये देखा गया है, बहुत बड़ी स्टडीज हुई हैं पब्लिक हेल्थ की, स्पेशली अमेरिका में, कि यदि हम अपना वजन कंट्रोल रखें, रेगुलर एक्सरसाइज 40 मिनट्स डेली एक्सरसाइज करें, और रेड मीट और सैचुरेटेड फैट, मक्खन और रेड मीट का कम सेवन करें जी, और तो हम स्तन कैंसर से काफी हद तक बच सकते हैं। Regular exercise 40 minutes a day, control of your body weight and reduce intake of red meat, लाल मांस और सैचुरेटेड फैट, घी, मक्खन जो सैचुरेटेड फैट है, इसको अगर हम कम कर दें और ताजे फल सब्जियां अगर ज्यादा खाएं, रंगीन सब्जियां ज्यादा खाएं, तो हम काफी हद तक सभी कैंसर से बच सकते हैं। स्तनी कैंसर नहीं, बोके कैंसर से भी बच सकते हैं। और कोई भी गांठ की हो, छोटी एक मटर के दाने के बराबर भी गांठ हो, तुरंत डॉक्टर को चेकअप कराएं। वो चाहे बिनाइन हो, सिस्ट हो, फाइब्रोइडोम हो, लेकिन उसका चेकअप जरूर कराएं, उसका अल्ट्रासाउंड जरूर करा लें, 30-35 वर्ष के बाद मैमोग्राम जरूर करा लें, और आवश्यकता हो डॉक्टर बताएं तो उसकी बायोप्सी भी करें। निपल से अगर पानी या ब्लड आए, रक्त या सफेद पानी, ट्रांसपेरेंट वाटर, तो जरूर चेकअप कराएं। अगर निपल अंदर धंस रहा है, जरूर चेकअप कराएं। हो सकता है वो 100 में 90 बिनाइन ही हो, लेकिन 5-10% कैंसर भी हो सकता है, तो इसलिए चेकअप जरूर करें। जी, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप सबने दी, और इससे एक बात निकलकर सामने आई है कि हमारे देश में अभी जागरूकता की बहुत कमी है। हमें अभी प्रयास जो है वो बहुत अधिक करने होंगे, ताकि हर गांव तक, शहरों से लेकर गांव तक की जो महिलाएं हैं उन तक ये बात पहुंचे। हमारी जीवन शैली में बदलाव करने की ज़रूरत है, हमें समय समय पर चेकअप कराने की ज़रूरत है। और डॉक्टर अनुराग ने साफ तौर पर कहा कि इस तरह से सीरियल्स बनाए जाएं या जागरूकता अभियान चलाए जाए, पाठ्यक्रम में ये चीज़ें शामिल की जाएं। डॉक्टर बीना ने बताया कि किस तरह से लक्षणों को पहचानना है। डॉक्टर नताशा ने बताया कि किस तरह से अब अवेयरनेस बढ़ रही है, हालांकि कुछ इलाकों में, लेकिन फिर भी अभी बढ़ाने की जरूरत है। लोग आ रहे हैं। डॉक्टर मिश्रा ने हमें बहुत महत्वपूर्ण जानकारी बताई कि कितना मैग्नीट्यूड है इसका। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे उन्हें जरूर इससे कुछ ना कुछ फायदा जरूर होगा, और जागरूकता अभियान में शायद हमारा छोटा सा यह प्रयास कामयाब होगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।